हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन को। तो मेरे प्रीवियस लेक्चर में अगर आपने कंसेप्ट ऑफ लिंकेज को प्रॉपरली पढ़ा है तो आपको आज का जो ये टॉपिक है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन वो बिल्कुल समझ में आने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिंकेज की सबसे पहली स्टडी कब की गई और किसने की, तो डेफिनेटली आपके दिमाग में एक ही कह सकते हैं आंसर आएगा। आपको लगेगा कि लिंकेज की जो फर्स्ट स्टडी थी वो T.H. मॉर्गन ने की और वो भी ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर पर। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि लिंकेज की स्टडी ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर पर T.H. मॉर्गन से भी पहले 1905 में, आप मेरी बैक स्क्रीन पर बॉटम पर एक ब्लैक कलर की लाइन देख रहे हैं और वहां पर लिखा हुआ है कि 1905 में, ये लिखा हुआ है 1905 में बेटसन और पनेट ने सबसे पहले लिंकेज को स्टडी किया लेथायरस ओडोरेटस नाम के एक प्लांट पर जिसको हम स्वीट पी के नाम से भी जानते हैं। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि मॉर्गन से भी पहले लिंकेज को स्टडी करने वाले जो दो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं वो हैं बेटसन और पनेट, और उन्होंने लेथायरस ओडोरेटस पर अपनी फर्स्ट लिंकेज की स्टडी को कंडक्ट किया था। लेकिन बेटसन और पनेट ने लेथायरस ओडोरेटस पर जो लिंकेज को स्टडी किया वो स्टडी से वो लिंकेज को सक्सेसफुली डिफाइन नहीं कर सके, या कहा जाए कि उन्होंने लिंकेज की जो प्रोसेस है उसको सेटिस्फैक्टरी वे में डिफाइन नहीं किया। यही एक रीजन है कि जो रियल क्रेडिट है लिंकेज की डिस्कवरी का वो T.H. मॉर्गन को जाता है। लेकिन फिर भी आपको जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा याद रखना होगा कि मॉर्गन से भी पहले अगर लिंकेज की जो फर्स्ट स्टडी की गई वो एक प्लांट पर की गई लेथायरस ओडोरेटस पर, वो भी 1905 में, और वो बेटसन और पनेट ने की। चलिए अब मैं आपको NCERT के अकॉर्डिंगली बताता हूं। T.H. मॉर्गन ने लिंकेज को स्टडी करने के लिए ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर पर बहुत सारे डाइहाइब्रिड क्रॉस किए। ये एक्चुअली T.H. मॉर्गन जो थे वो ड्रोसोफिला पर उनके एक्स लिंक जीन्स के इनहेरिटेंस को स्टडी करने के लिए बहुत सारे डाइहाइब्रिड क्रॉस कंडक्ट कर रहे थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको ये कंफ्यूजन हमेशा होगा कि T.H. मॉर्गन और मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या कोई डिफरेंस है। तो एकदम आपको स्पष्ट कर देता हूं कि जिस तरीके से T.H. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर अपने बहुत सारे डाइहाइब्रिड क्रॉस कंडक्ट किए वो पूरी मेथड एग्जैक्टली वही थी जो मेंडल पी प्लांट पर यूज किया करते थे। यानी कि बिल्कुल सिमिलर क्रॉस जिस तरीके से पी प्लांट पर मेंडल ने डाइहाइब्रिड क्रॉस किए, एग्जैक्टली वैसे ही ड्रोसोफिला नाम के एनिमल पर, फ्रूट फ्लाई पर T.H. मॉर्गन ने अपने डाइहाइब्रिड क्रॉस कंडक्ट किए। अब हम समझते हैं कि जो T.H. मॉर्गन ने डाइहाइब्रिड क्रॉस कंडक्ट किए ड्रोसोफिला पर, उनमें से दो ऐसे डाइहाइब्रिड क्रॉस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उनमें से एक डाइहाइब्रिड क्रॉस जिसको क्रॉस ए के नाम से हम पढ़ेंगे वो ये डेफिनेटली रिप्रेजेंट करेगा, डिफाइन करेगा कि एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट दो जीन के बीच अगर इस तरीके का फिजिकल एसोसिएशन है कि उनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम है तो डेफिनेटली वो जीन लिंकेज शो करते हैं। और उस कंडीशन में आपको क्रॉस ए के रिजल्ट्स जब देखने को मिलेंगे मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट के, तो वो साफ साफ आपको बताएंगे कि पेरेंटल फ्रीक्वेंसी F2 जनरेशन में बहुत ज्यादा है और रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी बहुत कम। तो ओवरऑल हमारी NCERT ने T.H. मॉर्गन के डाइहाइब्रिड क्रॉस में से दो डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में हमें बताया है। एक डाइहाइब्रिड क्रॉस ऐसा है जिसको मैं क्रॉस ए कह सकता हूं। तो एक डाइहाइब्रिड क्रॉस को क्रॉस ए कहा जा रहा है जो कि T.H. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के एक्स लिंक जीन्स को लेकर कंडक्ट किया, और क्रॉस ए में उन्होंने दो कैरेक्टर्स का सिलेक्शन किया। पहला कैरेक्टर था बॉडी का कलर और दूसरा कैरेक्टर था कलर ऑफ आईज। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बॉडी के कलर के दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे, ठीक वैसे ही जैसे हमने मेंडल के एक्सपेरिमेंट में पढ़े हैं कि हर कैरेक्टर के दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं। यहां पर ड्रोसोफिला में भी बॉडी कलर को लेकर दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे, एक येलो कलर की बॉडी
और दूसरा ब्राउन कलर बॉडी। येलो कलर बॉडी एक रेसेसिव ट्रेट है जो कि आपको दिख रहा है, मैंने यहां पर लिख रखा है आर। आर मींस ये रेसेसिव ट्रेट है, जबकि ब्राउन कलर की जो बॉडी है वो एक डोमिनेंट ट्रेट है ड्रोसोफिला में। ये आपको याद रखना है। तो पहला कैरेक्टर कलर ऑफ बॉडी, दूसरा कैरेक्टर उन्होंने जो यूज किया वो था कलर ऑफ आईज। और कलर ऑफ आईज को लेकर अगर मैं बात करूं तो इसके भी दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट आपको ड्रोसोफिला में देखने को मिल जाएंगे, व्हाइट कलर आईज एंड रेड कलर की आईज। व्हाइट कलर आईज यहां पर रेसेसिव ट्रेट है और रेड कलर आईज को मैं यहां पर क्या बोलूंगा, डोमिनेंट ट्रेट। अब आपको बता दूं कि इन दोनों ही कैरेक्टर्स को लेकर उन्होंने क्रॉस ए कंडक्ट किया ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर पर। और सिंपल है, इस क्रॉस में उन्होंने दो पेरेंट का सिलेक्शन किया होगा। तो पेरेंट 1 जो था वो फीमेल थी और वो फीमेल दोनों ही कैरेक्टर के जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट रखती थी वो रेसेसिव थे, जैसा कि आप देख सकते हैं। यानी कि क्रॉस में जो पेरेंट 1 था फीमेल, उसकी बॉडी का कलर येलो था और उसकी आईज का कलर जो था वो व्हाइट था। तो व्हाइट कलर की आईज रखने वाली और येलो कलर की बॉडी रखने वाली जो ड्रोसोफिला थी उसको उन्होंने क्रॉस ए में एज अ पेरेंट यूज किया। और क्रॉस ए में पेरेंट 2 जो उन्होंने यूज किया वो एक मेल था, मेल ड्रोसोफिला, और उसकी बॉडी का कलर ब्राउन था और उसकी आईज का कलर रेड था। यानी कि मेल ऐसा था जो दोनों ही कैरेक्टर के कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट डोमिनेंट रखता था। तो मैं आपको बता देता हूं कि जनरली ड्रोसोफिला में अगर कोई भी पर्टिकुलर एनिमल डोमिनेंट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट रखता है दोनों कैरेक्टर के, जैसे कि कलर ऑफ बॉडी को ब्राउन रख रहा है, कलर ऑफ आईज को रेड रख रहा है, तो मैं इस कॉम्बिनेशन को वाइल्ड टाइप कह सकता हूं। और मैंने आपको कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस में यह चीज बताई है कि जब कोई भी जीन या कोई भी अलील अपने नॉर्मल फिनोटाइप को एक्सप्रेस करता है तो उस नॉर्मल फिनोटाइप को हम जनरली वाइल्ड टाइप कह सकते हैं। क्योंकि जब कोई अलील म्यूटेशन कर लेता है या कोई जीन अपना म्यूटेशन कर लेता है और वो एक्ट करता है एज अ रेसेसिव, तो जनरली हम उसको रेसेसिव अलील कंसीडर करते हैं। और उस कंडीशन में दूसरा अलील जो नॉर्मल फिनोटाइप को एक्सप्रेस करता है उसको हम डोमिनेंट या वाइल्ड टाइप कह सकते हैं। तो यहां पर आपको याद रखना है कि क्रॉस ए में फीमेल की बॉडी का कलर येलो था और उसकी आईज का कलर जो था वो व्हाइट था, जबकि जो मेल यूज किया गया उसकी बॉडी का कलर ब्राउन था और आईज का कलर जो था वो रेड था। मैं आपको बता दूं क्रॉस ए टीएच मॉर्गन का एक ऐसा क्रॉस है जिसको लेकर उन्होंने लिंकेज की प्रोसेस को डिफाइन किया या प्रूफ किया। यानी कि अगर मैं बोलूं कि टीएच मॉर्गन के 2 क्रॉस एक्सपेरिमेंट हमें पढ़ने हैं, क्रॉस ए एंड क्रॉस बी, तो क्रॉस ए लिटरली वो क्रॉस है जिसके जो रिजल्ट टीएच मॉर्गन को F2 जनरेशन में मिले वो 9331, या कहा जाए कि वो मेंडल्स के डाइहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में मिलने वाले पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप्स को फॉलो नहीं करते थे। यानी कि क्रॉस ए के जो रिजल्ट F2 जनरेशन में टीएच मॉर्गन को मिले उसमें पेरेंटल फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा थी और रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी बहुत कम। और इसके पीछे का रीज़न भी टीएच मॉर्गन ने बताया कि वो 2 जीन जो 2 कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करते हैं ड्रोसोफिला में, यानी कलर ऑफ बॉडी एंड कलर ऑफ आईज आर लिंक जीन्स, उनके बीच में एक फिजिकल एसोसिएशन है जो लिंकेज है। और इस वजह से ही शायद F2 जनरेशन में पेरेंटल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा और नॉन पेरेंटल या रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कम देखने को मिलती है। चलिए जल्दी से मैं आपको समरी बताता हूं। टीएच मॉर्गन का जो क्रॉस बी था उसमें भी उन्होंने 2 कैरेक्टर्स का सिलेक्शन किया, यानी क्रॉस बी में भी उन्होंने 2 कैरेक्टर्स को लिया, पर एक कैरेक्टर एग्जैक्टली वही था जो क्रॉस ए में यूज किया गया, यानी कि कलर ऑफ आईज। और दूसरा कैरेक्टर नया था जो उन्होंने लिया, विंग्स का शेप। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि क्रॉस ए और क्रॉस बी दोनों में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, ओवरऑल 3 कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि एक कैरेक्टर क्रॉस ए और क्रॉस बी में कॉमन है, वो है कलर ऑफ आईज। तो इन तीनों कैरेक्टर्स के जो जीन है ड्रोसोफिला पर वो उसके एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। तो क्रॉस बी में 2 कैरेक्टर हैं, एक कैरेक्टर कलर ऑफ आईज जिसके 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हैं जो आप पहले देख चुके हैं, व्हाइट कलर की आईज एंड रेड कलर की आईज, जिसमें से व्हाइट कलर आईज डोमिनेंट रेसेसिव है और रेड कलर आईज जो है वो डोमिनेंट है। पर विंग्स का शेप यहां पर एक नया कैरेक्टर है क्रॉस बी में और उसके 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट आपको ड्रोसोफिला में देखने को मिलेंगे, मिनिएचर विंग्स एंड नॉर्मल विंग्स। मिनिएचर विंग्स एक्चुअली में रेसेसिव ट्रेट है और नॉर्मल विंग्स जो है वो एक डोमिनेंट ट्रेट है। तो यहां पर मैं क्रॉस बी को भी
बहुत जल्दी आपको समझा देता हूं कि क्रॉस बी में उन्होंने जो 2 पेरेंट लिए उसमें से जो फीमेल पेरेंट थी वो दोनों ही कैरेक्टर के रेसेसिव ट्रेट को रखती थी, यानी मिनिएचर विंग्स एंड व्हाइट कलर बॉडी, जबकि जो मेल था वो दोनों ही कैरेक्टर के डोमिनेंट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को रखता था, यानी कि नॉर्मल विंग्स एंड रेड कलर की आईज। तो यहां पर आपके सामने है टीएच मॉर्गन के वो दोनों डाइहाइब्रिड क्रॉस की समरी जो उन्होंने क्रॉस ए और क्रॉस बी नाम से कंडक्ट किए। अब मैं आपको समझाता हूं कि जब भी हम एनसीईआरटी से क्रॉस ए और क्रॉस बी को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। स्पेशली हमें प्रॉब्लम ये समझने में होती है कि पैरेंटल और रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप इनमें से किस प्रोजेनी का है। हमें ये समझने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि ये क्रॉस एक्चुअली किस वे में ऑर्गेनाइज किया गया है। तो इस चीज़ को सिंपल करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि क्रॉस ए और क्रॉस बी को आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं ऐसे कि टीएच मॉर्गन ने अपने क्रॉस ए में 2 पेरेंट को लिया जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, येलो बॉडी व्हाइट आईज वाली फीमेल जिसको मैं जीनोटिपिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूं YYWW, यानी स्मॉल y स्मॉल w, जबकि दूसरा पेरेंट यहां पर आपको दिख रहा है ब्राउन कलर बॉडीड एंड रेड कलर की आईज। ये मेल जो है इसका जीनोटाइप Y+W+, और फिर मैंने यहां पर एक चीज लिखी हुई है 00। तो उसका कंसेप्ट क्या है मैं आपको समझाता हूं। इन 2 ड्रोसोफिला के बीच में आपको क्रॉस करना है, एक मेल पेरेंट है और एक फीमेल पेरेंट है। मैं आपको बता दूं जो पेरेंट मेल है और जो पेरेंट फीमेल है उनका जीनोटाइप आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि ये ड्रोसोफिला यहां पर क्या है, फीमेल। और हम सभी जानते हैं कि फीमेल ड्रोसोफिला के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे और उसके 2 एक्स क्रोमोसोम पर बॉडी कलर के लिए जो जीन है वो स्मॉल y है और उसकी आईज कलर के लिए जो जीन है वो स्मॉल w है, और ये इन दोनों ही कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के लिए होमोजाइगस है, यानी कि यहां पर भी मैं y और स्मॉल w लिख सकता हूं। तो इस ड्रोसोफिला का जो जीनोटाइप होगा वो YYWW, क्योंकि जो जीन्स हम स्टडी कर रहे हैं या कह सकते हैं जिन कैरेक्टर को लेकर हम स्टडी कर रहे हैं वो कैरेक्टर के जीन एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। और हम सभी जानते हैं कि जो मेल ड्रोसोफिला होगा उसके पास एक एक्स क्रोमोसोम होगा और दूसरा क्रोमोसोम क्या होगा, Y, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो ड्रोसोफिला है वो हेट्रोमॉर्फिक एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम रखती है। तो यहां पर एक एक्स क्रोमोसोम है, इसलिए जो जीन होगा बॉडी कलर के लिए वो मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं Y+, यानी फिनोटिपिकली ब्राउन कलर बॉडी, और W+ यानी कि रेड कलर आईज। लेकिन Y क्रोमोसोम क्योंकि X क्रोमोसोम की तरह नहीं है, ये हेट्रोमॉर्फिक क्रोमोसोम है, X अलग है Y अलग है। दैट मीन्स कि Y क्रोमोसोम पर बॉडी कलर और कलर ऑफ आईज के लिए कोई भी जीन प्रेजेंट नहीं होगा। और आपको मैं बता दूं जब किसी भी एनिमल की डिप्लॉयड सेल में कोई भी जीन सिंगल कॉपी में प्रेजेंट होता है, जैसे कि आप मेल ड्रोसोफिला में देख रहे हैं कि उसकी बॉडी कलर और कलर ऑफ आईज के लिए जो जीन है Y+ और W+ वो सिंगल कॉपी में प्रेजेंट है। Y क्रोमोसोम पर इन जीन्स की क्या है, एब्सेंस है। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म में उसकी डिप्लॉयड सेल में कोई भी जीन सिंगल कॉपी के फॉर्म में होता है, यानी कि वो एक एक्स्ट्रा कॉपी नहीं रखता, तो हम उन जीन्स को हेमीजाइगस कंडीशन कंसीडर करते हैं। हम उन जीन्स की हेमीजाइगस कंडीशन कंसीडर करते हैं, यानी कि मैं कह सकता हूं कि कलर ऑफ बॉडी एंड कलर ऑफ आईज के जीन्स को एक ड्रोसोफिला का जो मेल है वो हेमीजाइगोसली एक्सप्रेस करेगा, यानी कि उसके पास इन जीन्स की केवल सिंगल कॉपी होगी, यानी कि Y क्रोमोसोम पर जीन बॉडी कलर और आईज कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन्स नहीं होंगे। इसलिए मैं यहां पर 00 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। 00 का मतलब यह है कि इनके पास एक ही कॉपी है इन दोनों ही कैरेक्टर्स के जीन की। दूसरे क्रोमोसोम पर कोई भी जीन बॉडी कलर या आईज कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, 00। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे। अब आगे हम चलते हैं। अब अगर मान लीजिए कि फीमेल ड्रोसोफिला जो कि होमोजाइगोसली येलो बॉडी व्हाइट कलर आईज को रखने वाली है, वो 100% गैमीट कैसे प्रोड्यूस करेगी, तो YW, ये हम सभी जानते हैं, यानी कि पेयर ऑफ क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम ही गैमीट्स में जाएगा, और एक क्रोमोसोम अगर कोई भी गैमीट में जाएगा तो जीन्स जो जाएंगे वो Y और W ही ट्रांसमिटेड होंगे गैमीट्स में, यानी कि फीमेल जो यहां पर है वो 100% एक समान गैमीट को प्रोड्यूस करेगी। लेकिन जो ड्रोसोफिला का मेल है
वो यहां पर दो डिफरेंट टाइप के गैमीट्स को प्रोड्यूस कर सकता है। एक ऐसे गैमीट्स जिनमें एक्स क्रोमोसोम इनहेरिटेड होगा और एक ऐसे गैमीट जिसमें वाई क्रोमोसोम इनहेरिटेड होगा। तो अगर किसी ड्रोसोफिला के मेल के थ्रू बनने वाले उन गैमीट्स की मैं बात करूं जिनमें एक्स क्रोमोसोम इनहेरिटेड या ट्रांसमिटेड हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि उसमें जो जीन प्रेजेंट होंगे Y प्लस W प्लस, यानी कि एक गैमीट आपके पास ऐसे बनेंगे मेल के थ्रू जो Y प्लस W प्लस होंगे, जबकि दूसरे गैमीट जिनमें कि Y क्रोमोसोम इनहेरिटेड होगा उसमें बॉडी कलर और कलर ऑफ आईज के लिए किसी भी जीन का इनहेरिटेड या ट्रांसमिशन गैमीट्स में नहीं होगा और वहां पर मैं जीनोटाइप रिप्रेजेंट कर रहा हूं 0-0। तो इसका मतलब आप समझ गए, अगर ड्रोसोफिला का मेल ऐसे स्पर्म बनाता है जो कि गायनोस्पर्म है, तो वो ही केवल कैरी करेंगे Y प्लस W प्लस को, क्योंकि X लिंक जीन्स हैं Y और W। एंड अगर ड्रोसोफिला का मेल ऐसे स्पर्म प्रोड्यूस करता है जो एंड्रोस्पर्म है, तो डेफिनेटली उनमें Y क्रोमोसोम जाएगा और उसमें बॉडी कलर और कलर ऑफ आईज का जीन एब्सेंट होगा। तो मैंने जीनोटिपिकली क्या रिप्रेजेंट किया यहां पर 0-0। तो ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूं, F2 जनरेशन में जाता हूं, और जब मैं F2 जनरेशन में जाऊंगा तो आप अच्छे से देख सकते हैं कि जब फीमेल का ये गैमीट, क्योंकि फीमेल 100% गैमीट क्या बना रही है, YW, तो जब फीमेल का ये गैमीट मेल के इस गैमीट के साथ हाइब्रिडाइज होगा, यानी कि उस गैमीट के साथ जो एक्स क्रोमोसोम रखता है, तो यहां पर जो फीमेल प्रोजेनी F1 जनरेशन में बनेगी उसका जीनोटाइप होगा Y प्लस Y W प्लस W। तो यहां पर आपको जितनी भी फीमेल F1 जनरेशन में देखने को मिलेंगी उनकी बॉडी का कलर क्या होगा, ब्राउन, एंड आईज का कलर क्या होगा, रेड। और आपको जो F1 जनरेशन में मेल्स प्रोजेनी देखने को मिलेंगी, आप जानते हैं कि फीमेल से गैमीट यही जाएगा YW, जबकि मेल से जो गैमीट आएगा वो यहां पर 0-0 जीनोटाइप वाला आएगा, यानी कि जो Y क्रोमोसोम को कंसिस्ट करता होगा। तो यहां पर जो जीनोटाइप बनेगा प्रोजेनी का YW 0-0, यानी कि जितने भी मेल्स यहां पर प्रोड्यूस होंगे F1 जनरेशन में उनकी बॉडी का कलर क्या होगा, येलो, और उनकी आईज का कलर क्या होगा, व्हाइट। तो अब मैं यहां पर आपको एकदम स्पष्ट कर देता हूं कि F1 जनरेशन में TH मॉर्गन को 100% जो फीमेल्स मिली, 100% जो फीमेल मिली वो ब्राउन बॉडी रेड कलर थी, और 100% जो मेल्स ऑब्टेन हुए उनकी बॉडी का कलर येलो और उनकी आंखों का रंग व्हाइट था। अब मैं F2 जनरेशन में आपको ले जाता हूं। तो F2 जनरेशन में जाने के लिए हम सभी जानते हैं कि हमें क्या करना होता है। तो TH मॉर्गन ने वही एग्जैक्टली काम किया जो मेंडल किया करते थे, यानी कि अगर आपको F2 जनरेशन ऑब्टेन करना है तो आपको F1 जनरेशन की क्या करना होगी, सेल्फिंग। अब आप याद रखिए कि आप एनिमल्स पर क्रॉस कर रहे हैं, इस समय आप एनिमल्स पर क्रॉस कर रहे हैं, और जब हम एनिमल पर क्रॉस करते हैं तो हम F1 की सेल्फिंग नहीं कर सकते, क्योंकि एनिमल्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है जो हमेशा क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही कर सकते हैं। सेल्फ फर्टिलाइजेशन की पॉसिबिलिटीज ड्रोसोफिला के साथ एटलीस्ट नहीं हो सकती। तो यहां पर आपको F2 जनरेशन ऑब्टेन करने के लिए सिबलिंग क्रॉस करना होगा। तो सिबलिंग क्रॉस का मतलब आप समझ सकते हैं, आपको F1 जनरेशन के जो मेल्स हैं और जो फीमेल्स हैं उनको आपस में आपको क्या करना है, हाइब्रिडाइज करना है, उनके बीच में आपको क्रॉसिंग करना है, और उसको आप यहां पर क्या कंसीडर करेंगे, सिबलिंग क्रॉस। दैट इज जस्ट लाइक टू सेल्फिंग। अब आप देखेंगे कि F1 जनरेशन की जो फीमेल थी वो 100% आपको कैसी मिल रही थी, Y प्लस Y, W प्लस W, और ये 4 डिफरेंट टाइप के क्या बना सकती हैं, गैमीट्स। और उसी तरीके से जो मेल हैं वो YW 0-0, और ये 2 डिफरेंट टाइप्स के क्या बना सकते हैं, गैमीट। तो सबसे पहले मैं मेल में आपको बता देता हूं, जो F1 जनरेशन के मेल होंगे वो 2 डिफरेंट टाइप के गैमीट बनाएंगे। एक ऐसे गैमीट जिनमें X क्रोमोसोम जाएगा और एक ऐसे गैमीट जिनमें Y क्रोमोसोम जाएगा। तो जिन गैमीट में X क्रोमोसोम जाएगा वो YW जीन्स को लेकर जाएंगे, और जिन गैमीट्स में Y क्रोमोसोम जाएगा वो किसी भी जीन्स को लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि उनमें क्रोमोसोम Y इनहेरिटेड हो रहा है, X नहीं जा रहा है। इसी तरह से जो फीमेल है वो 4 डिफरेंट टाइप के गैमीट को प्रोड्यूस कर सकती है, क्योंकि वो हेट्रोजाइगस है फॉर द बोथ कैरेक्टर। तो एक ऐसा गैमीट बनेगा यहां पर देखिए आप, जिसका जीनोटाइप होगा Y प्लस W प्लस,
दूसरा गैमीट बन सकता है YW, तीसरा गैमीट बन सकता है Y+W और चौथा गैमीट बन सकता है YW+। यहां पर 4 डिफरेंट गैमीट प्रोड्यूस कर सकती है फीमेल और 2 डिफरेंट गैमीट प्रोड्यूस कर सकता है मेल। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको F2 जनरेशन ऑब्टेन करने के लिए चेकर बोर्ड का यूज करना है, जिससे आप जीनोटिपिकली सभी ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस यहां पर प्रॉपरली कर सकें। तो मैं यहां पर सबसे पहले मेल के इस गैमीट का क्रॉस फीमेल के इस गैमीट से करा देता हूं। तो देखिए यहां पर हमें सबसे पहली प्रोजेनी क्या मिलेगी, Y+Y W+W। अब मैं क्या करता हूं, इस गैमीट का क्रॉस मेल के इस गैमीट से करा देता हूं। तो आपको सेकंड नंबर पर यहां पर जो प्रोजेनी मिलेगी वो YY फिर उसके बाद यहां पर आपको मिलेगा Y+Y यहां पर आपको मिलेगा YY तो यहां पर आपको 4 प्रोजेनीज मिल रही हैं ऊपर। आप बिलीव कीजिए ये चारों प्रोजेनीज क्या होंगी, फीमेल। तो आपको इस रो में जितनी भी प्रोजेनीज मिल रही हैं दे आर फीमेल। इसी तरह से आपको नीचे प्रोजेनीज के जीनोटाइप को प्रिपेयर करना है। तो यहां पर इस गैमीट का क्रॉस जब मैं मेल के इस गैमीट से कराऊंगा जो Y क्रोमोसोम को लेकर आ रहा है, तो यहां पर जीनोटाइप ऑफ प्रोजेनी होगा Y+W+00। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंस ऑफ Y क्रोमोसोम, याद रखिए। एंड सेकंड नंबर पर YW00, यहां पर Y+W00 और यहां पर YW+00। तो यहां पर अल्टीमेटली मैंने जितने भी प्रोजेनीज को प्रोड्यूस किया दे आर मेल। तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको यह बता दिया कि F2 जनरेशन में आपको टोटल इस तरीके से 8 प्रोजेनीज मिल रही हैं। और उन 8 प्रोजेनीज में से आप ध्यान दीजिए, ये 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 आपको फीमेल प्रोजेनीज मिल रही हैं। और यहां पर आपको 1, 2, 3 एंड 4 ये आपको 4 मेल प्रोजेनीज मिल रही हैं। अब मैं जल्दी से इनको फिनोटाइपिकली बता देता हूं। तो ये वाली जो प्रोजेनी फीमेल होगी, इसकी बॉडी का कलर क्या होगा, ब्राउन, और इसकी आईज का कलर क्या होगा, रेड। यानी कि ये एक पेरेंटल फिनोटाइप है, क्योंकि आपने एक पेरेंट ऐसा यूज किया था अपने क्रॉस में जो ब्राउन कलर की बॉडी और रेड कलर की आईज को रखता था। तो पहला प्रोजेनी जो है वो पेरेंटल फ्रीक्वेंसी है, पेरेंटल प्रोजेनी है। दूसरा आपको यहां पर जो फीमेल प्रोजेनी मिल रहा है, इसकी बॉडी का कलर क्या होगा, येलो, और आईज का कलर क्या होगा, व्हाइट। तो देखिए ये भी एक पेरेंटल प्रोजेनी है, क्योंकि आपने पेरेंट 1 जो लिया था वो येलो कलर बॉडी थी और व्हाइट कलर की आईज थी। अब आप यहां पर देखेंगे बॉडी का कलर तो यहां पर ब्राउन है क्योंकि Y+ अलील आ रहा है, लेकिन आईज का कलर यहां पर क्या है, व्हाइट। और मैं कह सकता हूं कि ये एक ऐसी प्रोजेनी है जो नॉन पेरेंटल है, रिकॉम्बिनेंट है, क्योंकि ये किसी एक कैरेक्टर का कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट एक पेरेंट से ले रही है और किसी दूसरे कैरेक्टर का कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट जो है वो पेरेंट 2 या अनदर पेरेंट से ले रही है। तो ये यहां पर रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी की कैटेगरी में आएगी। और यहां पर मैं बोलूं तो यहां पर भी बॉडी का कलर क्या आ रहा है, तो आप देखेंगे येलो, लेकिन आईज का कलर यहां पर क्या आएगा, रेड, क्योंकि W+ आ रहा है। तो ये भी एक रिकॉम्बिनेंट यहां पर क्या है, प्रोजेनी है। तो बहुत सिंपल है, आप देख रहे हैं कि पहली और दूसरी जो प्रोजेनीज हैं, फीमेल प्रोजेनी है, वो पेरेंटल फिनोटाइप शो कर रही है। तीसरी और चौथी जो यहां पर फीमेल प्रोजेनी है F2 जनरेशन की, वो रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप को शो कर रही है। एग्जैक्टली यहां पर जो आपको 4 मेल प्रोजेनीज मिल रही हैं, ये भी मैं अगर डिफाइन करूं तो ये मेल ब्राउन बॉडी और रेड आईज को रखेगा, क्योंकि इसके पास एक सिंगल कॉपी है, हेमीजाइगस कंडीशन में जीन प्रेजेंट है Y+ एंड W+। और जब भी कोई जीन हेमीजाइगोसली प्रेजेंट होता है तो डेफिनेटली वो डोमिनेंट हो या वो रेसेसिव हो, वो एक्सप्रेस होता है। यही एक रीजन है कि मेल चाहे ड्रोसोफिला का हो चाहे ह्यूमन का हो, एक्स लिंक जीन अगर उनमें हेमीजाइगोसली प्रेजेंट है तो डेफिनेटली वो उस मेल में एक्सप्रेस होते हैं, चाहे वो जीन डोमिनेंट हो या वो रेसेसिव हो। तो यहां पर भी ये मेल जो होगा वो ब्राउन और रेड कैरेक्टर्स को शो करेगा। सेकंड मेल यहां पर जो है इसकी बॉडी का कलर येलो होगा और इसकी आईज का कलर क्या होगा, व्हाइट। और थर्ड नंबर पर जो यहां पर मेल है उसकी बॉडी का कलर होगा ब्राउन, क्योंकि Y+ आ रहा है, और उसकी आईज का कलर क्या होगा, व्हाइट। और यहां पर बॉडी का कलर क्या होगा, येलो, और आईज का कलर क्या होगा, रेड। तो मैं अब यहां पर आपको एकदम स्पष्ट कर देता हूं कि आपको ये जो 4 प्रोजेनीज मिल रही हैं, 4 प्रोजेनीज मतलब 1, 2, 3, 4, ये जितनी भी प्रोजेनीज हैं ये पेरेंटल फिनोटाइप हैं। ये क्या है, पेरेंटल फिनोटाइप।
और ये सभी प्रोजेनीज को आप क्या कहेंगे? पेरेंटल प्रोजेनीज। तो ये पेरेंटल फिनोटाइप रखने वाली प्रोजेनीज हैं, इनको आप जनरली क्या कह सकते हैं? पेरेंटल प्रोजेनीज। और यहां से लेके यहां तक, यानी कि आपको जो ये 4 प्रोजेनीज मिल रही हैं, 2 फीमेल और ये 2 मेल, ये यहां पर रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप है। ये फिनोटाइप क्या है? रिकॉम्बिनेंट। और आप इन प्रोजेनीज को क्या बोल सकते हैं? रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनीज या नॉन पेरेंटल प्रोजेनीज। तो देखिए, आप जो क्रॉस ए को नहीं समझ पा रहे थे एनसीईआरटी से, वो आपको बहुत सिंपल वे में समझ में आ गया। अब एक्चुअली में टीएच मॉर्गन ने जब इस क्रॉस को कंडक्ट किया, क्रॉस ए को कंडक्ट किया, तो F2 जनरेशन में उनको जो पेरेंटल फ्रीक्वेंसी लिटरली एक्सपेरिमेंट में ऑब्टेन हुई वो थी 98.7%। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट है, आपको याद रखना है। क्यों क्रॉस ए लिंकेज को रिप्रेजेंट करता है? क्योंकि क्रॉस ए का जो F2 जनरेशन का रिजल्ट टीएच मॉर्गन को ऑब्टेन हुआ, उसमें पेरेंटल फ्रीक्वेंसी जो उनको मिली वो 98.7% थी, जबकि रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी उनको जो ऑब्टेन हुई वो केवल और केवल 1.3% ही थी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि टीएच मॉर्गन को अपने क्रॉस ए की F2 जनरेशन में जो रेशो मिला पेरेंटल इज टू नॉन पेरेंटल, वो नहीं था जो जनरली मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस में हमें मिलता है। वी नो डैट कि मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस में हमें फिनोटिपिक रेशियो 9331 मिलता है, और अगर मैं इसको पेरेंटल इज टू रिकॉम्बिनेंट बोलूं तो 10:6 होता है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि 98.7% आपको क्या मिल रही है? पेरेंटल, और आपको 1.3% क्या मिल रही है? रिकॉम्बिनेंट। 10:6 का मतलब यह होता है कि आपको 60 से 70% क्या मिलना चाहिए थी? पेरेंटल, और आपको कम से कम 30 से 40% क्या मिलना चाहिए थी? रिकॉम्बिनेंट। अगर आपको किसी डाइहाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन में 10:6 पेरेंटल इस टू रिकॉम्बिनेंट रेशियो मिलता है, इन अदर वर्ड्स अगर मैं परसेंटेज में डिफाइन करूं तो 60 से 70% अगर आपको पेरेंटल और 30 से 40% अगर आपको रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनीज मिलती हैं, तो एग्जैक्टली आप ये कंसीडर करेंगे कि उस डाइहाइब्रिड क्रॉस में जो 2 जीन आप यूज कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के रूल को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन टीएच मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट में ऐसा आपको देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि क्रॉस ए में आपको पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट जो फ्रीक्वेंसी है, प्रोजेनीज हैं, उनका जो रेशो है वो आपको 98.7% यानी बहुत ज्यादा अमाउंट में आपको क्या देखने को मिल रही है? पेरेंटल, और एक बहुत कम अमाउंट आपको क्या देखने को मिल रहा है? रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनीज का। दैट मीन्स कि जो जीन्स हैं ड्रोसोफिला के एक्स क्रोमोसोम पर बॉडी कलर और कलर ऑफ आईज के लिए वो लिंकेज शो कर रहे हैं, यानी उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। दे डू नॉट फॉलो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। यही इंटरप्रिटेशन था क्रॉस ए का। अब इसी तरीके से आप चाहें अगर तो क्रॉस बी को कंडक्ट कर सकते हैं। क्रॉस बी के बारे में आपको पता है कि आपको इसमें फीमेल जो लेना है वो दोनों कैरेक्टर के लिए कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड जो रखेगी वो रेसेसिव होंगे, यानी मिनिएचर विंग्स एंड व्हाइट कलर की आईज। मिनिएचर विंग्स एंड व्हाइट कलर की क्या होंगी? आईज। जबकि जो मेल आपको यहां पर लेना है उसकी विंग्स होंगे नॉर्मल और उसकी आईज का कलर क्या होगा? यहां पर रेड। जब आप इन 2 पेरेंट के बीच में क्रॉस करेंगे, वैसे ही आपको क्रॉस करना है जैसे कि आपने क्रॉस ए को कंडक्ट किया, तो आखिरी में आपको जो यहां पर रिजल्ट ऑब्टेन होगा वो रिजल्ट ये होगा कि आपको पेरेंटल फ्रीक्वेंसीज या पेरेंटल प्रोजेनीज बोल सकता हूं मैं यहां पर, जो आपको पेरेंटल प्रोजेनीज मिलेंगी वो 62.8%। तो टीएच मॉर्गन ने जब अपना क्रॉस बी कंडक्ट किया 2 कैरेक्टर को लेकर, विंग्स का शेप और कलर ऑफ आइज, तो उनको जो पेरेंटल प्रोजेनीज ऑब्टेन हुई F2 जनरेशन में वो 62.8% थी, और जो उन्हें रिकॉम्बिनेंट या नॉन पेरेंटल प्रोजेनीज मिली वो थी 37.2%। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि अगर यहां क्रॉस बी में आपको पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट का जो रेशो मिल रहा है, अगर वो परसेंटेज में मैं बताऊं तो 62.8, 37.2 रिस्पेक्टिवली, जो कि अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 10:6 ही है,
क्योंकि 10:6 का मतलब क्या होता है, 60 से 70% आपको मिलना चाहिए पैरेंटल और 30 से 40% आपको क्या मिलना चाहिए, रिकॉम्बिनेंट। तो ये जो रिजल्ट है क्रॉस बी का वो एग्जैक्टली आपका 10:6 के रेशियो को फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स के क्रॉस बी में उन्होंने जिन दो जीन्स को लेकर ड्रोसोफिला में डाइहाइब्रिड क्रॉस कंडक्ट किया, यानी कि विंग्स का शेप और कलर ऑफ आईज, ये दोनों जीन एक्स क्रोमोसोम पर काफी दूरी पर प्रेजेंट होंगे, तभी उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो कर रहे हैं। और यहां पर F2 जनरेशन में आपको पैरेंटल और रिकॉम्बिनेंट या नॉन पैरेंटल प्रोजेनीज का जो रेशियो मिल रहा है वो कहीं ना कहीं 9:3:1 या कहा जाए 10:6 को फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि जो ड्रोसोफिला के एक्स क्रोमोसोम पर 3 डिफरेंट कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन है, कैरेक्टर नंबर 1 कलर ऑफ बॉडी, कैरेक्टर नंबर 2 कलर ऑफ आईज, कैरेक्टर नंबर 3 विंग्स की साइज या विंग्स का शेप। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर 3 डिफरेंट कैरेक्टर के लिए जो ड्रोसोफिला के एक्स क्रोमोसोम पर जीन्स हैं, उनमें 2 जीन्स यानी कि कलर ऑफ बॉडी और कलर ऑफ आईज के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन्स जो हैं उनके बीच का डिस्टेंस काफी कम है। और इसमें हम कह सकते हैं कि जो दोनों जीन्स के बीच का डिस्टेंस काफी कम है, या ये 2 जीन्स ऐसे जीन्स हैं जो लिंकेज को शो कर रहे हैं, वहां पर रिकॉम्बिनेशन आपको केवल कितना देखने को मिलेगा, 1.3%। जबकि कलर ऑफ आईज को लेकर और आप विंग्स के साइज या शेप को लेकर स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों जीन्स के बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा है, जो कि आप देख सकते हैं ये जीन का डिस्टेंस काफी ज्यादा है। और यहां आपको रिकॉम्बिनेशन 37.2% देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, कंसेप्ट है, जो आपको हमेशा याद रखना है कि TH मॉर्गन के क्रॉस ए से हम लिंकेज को डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें 2 जीन यानी कि कलर ऑफ बॉडी एंड कलर ऑफ आईज के लिए रिस्पॉन्सिबल 2 जीन जो एक्स क्रोमोसोम पर हैं वो लिंकेज शो करते हैं, उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन आपको केवल कितना देखने को मिलता है, 1.3। जबकि अनदर 2 कैरेक्टर्स को लेकर जब TH मॉर्गन क्रॉस बी कंडक्ट करते हैं, यानी कि विंग्स की साइज एंड शेप एंड कलर ऑफ आईज, तो वहां पर इन 2 जीन्स के बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा है और यहां पर आपको जो रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है वो 37.2% देखने को मिलता है। अभी तक की मेरी बातों के बाद मैं आपको बता देता हूं कि TH मॉर्गन ने जो क्रॉस ए और क्रॉस बी को कंडक्ट किया उससे उनको क्या फाइंडिंग्स मिली, यानी कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। पॉइंट नंबर 1, आप हमेशा याद रखिए, द प्रपोर्शन ऑफ पैरेंटल जीन कॉम्बिनेशन वॉज मच हाइयर देन द नॉन पैरेंटल टाइप, यानी कि TH मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट में क्रॉस ए जो है उसमें आप स्पेशली देखेंगे कि जो पैरेंटल जीन कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है अगर आप उसकी तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं नॉन पैरेंटल टाइप से। यही कारण है कि क्रॉस ए किसको शो कर रहा है, लिंकेज को। सेकेंड इंपॉर्टेंट कमेंट आपको याद रखना है कि मॉर्गन एट्रीब्यूटेड दिस ड्यू टू द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ लिंकेज ऑफ द 2 जीन्स। तो एक्चुअली में TH मॉर्गन को क्रॉस ए में पैरेंटल फ्रीक्वेंसी ज्यादा और नॉन पैरेंटल फ्रीक्वेंसी कम क्यों मिलती है, क्योंकि उसका रीजन है कि वो दोनों जीन जिनको लेकर उन्होंने क्रॉस ए कंडक्ट किया वो फिजिकल एसोसिएशन रखते हैं, या कह सकते हैं उन दोनों जीन के बीच में लिंकेज पाया जा रहा है। और उन्होंने इस घटना को, इस प्रोसेस को जनरली एज अ लिंकेज डिस्क्राइब किया और उसका मीनिंग उन्होंने बताया कि लिंकेज इज द प्रोसेस ऑफ फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम। एक ही क्रोमोसोम पर 2 जीन के बीच ऐसा फिजिकल एसोसिएशन जिसकी वजह से उनके बीच का डिस्टेंस काफी कम होता है और वो जीन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के रूल को फॉलो नहीं करते हैं। इस घटना को, इस प्रोसेस को उन्होंने क्या कहा, लिंकेज। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है, द टर्म रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, रिकॉम्बिनेशन आपको ज्यादा देखने को तभी मिलेगा जबकि 2 जीन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के रूल को फॉलो करेंगे। एंड मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन हमेशा कितना हो सकता है, 50%। 50% से ज्यादा रिकॉम्बिनेशन आपको देखने को नहीं मिल सकता किसी भी कंडीशन में। तो रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, तो मैं कहूंगा अगर आपको किसी डाइहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में जो नॉन पैरेंटल प्रोजेनिस देखने को मिल रही हैं, जो रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनिस देखने को मिल रही हैं, एक्चुअली उसी के लिए आप टर्म यूज करते हैं रिकॉम्बिनेशन। और रिकॉम्बिनेशन बढ़ेगा, रिकॉम्बिनेशन डेफिनेटली बढ़ेगा, या रिकॉम्बिनेशन आपको मैक्सिमम अप टू 50% तक मिल सकता है
तब जबकि दो जीन के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो या वो दो जीन दो डिफरेंट क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हो जो कि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम हो, तो उस कंडीशन में आपको देखने को मिल सकता है रिकॉम्बिनेशन। यानी कि रिकॉम्बिनेशन हमेशा बढ़ेगा अगर दो जीन के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन अगर दो जीन के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है तो रिकॉम्बिनेशन भी वहां पर कम होगा, क्योंकि वहां पर लिंकेज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। अगली इंपॉर्टेंट चीज आपको जो याद रखना है कि अगर एक ही क्रोमोसोम पर दो जीन्स बहुत टाइटली लिंक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइटली लिंक, यानी कि उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम है, उनके बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिजिकल एसोसिएशन है, तो वहां पर आपको रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी बहुत लो देखने को मिलेंगी। जैसे कि क्रॉस ए में आपको केवल 1.3% देखने को मिल रही है। लेकिन अगर दो जीन्स के बीच लिंकेज इस तरीके से है कि वो लूजली लिंक है, उनके बीच में डिस्टेंस थोड़ा सा है, प्रॉपर तो नहीं कहूंगा लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस है, दे आर लूजली लिंक, तो वहां पर आपको हाइयर रिकॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है। यानी कि रिकॉम्बिनेशन आपको वहां पर प्रॉपर देखने को मिल सकता है। सम टाइम अगर लूजली लिंक का मीनिंग में ये निकालूं कि जीन के बीच में फार डिस्टेंस है जितना होना चाहिए, तो आपको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का रूल देखने को डेफिनेटली वहां पर मिलेगा, या मैं कहूं तो वो दो जीन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के रूल को फॉलो करेंगे। तो बहुत क्रिटिकल टॉपिक था, बहुत सारी बातें मुझे आपको बताना थी, लेकिन इस लेक्चर में मैं जितना भी आपको बता चुका हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। आप अगले लेक्चर में मुझसे सीखेंगे लिंकेज मैपिंग। तो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा कि कैसे आप रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का यूज करके दो जीन के बीच के डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी का पार्ट है, लास्ट पैराग्राफ है। तो आज आपने जो कुछ भी सीखा है उसको प्रॉपरली एनसीईआरटी से रीड कीजिए। अगले लेक्चर में आपसे डिस्कस करूंगा अबाउट द लिंकेज मैपिंग, यानी कि कैसे आप रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को यूज करके दो जीन के बीच के डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।